हिंदी साहित्य सरोवर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज से हम लोग एक साहित्यिक सफ़र की ओर चलने के लिए प्रयास करेंगे। और जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि ये एनटीए यूजीसी नेट हिंदी विषय से संबंधित वीडियो है। और यह जो हम लोग के सिलेबस में प्रथम यूनिट है, हिंदी भाषा एवं उसका विकास, उससे ही संबंधित है। थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे आप सबका। जो हिंदी भाषा है उसका विकास है, और जो नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले उनका स्तर हमको देखना पड़ेगा, लेवल देखना पड़ेगा कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एनटीए पूछ रहा है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि 2005 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जा चुका है एनटीए के द्वारा, उसी को सॉल्व करके समझते हैं कि सब कुछ हो गया पॉसिबल, मतलब हम लोगों ने बेहतर कर देना है और कर देंगे आगे जाके। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप जब इसका एनालिसिस करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तो 2005 से लेकर के और 2018 तक मान के चलें आप, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके स्तर को देखिए, उनके लेवल को देखिए। और 2018 से लेकर जो अभी लास्ट एग्ज़ाम जो जो हुआ है, उसका स्तर देखिए। काफ़ी बदलाव हो चुका है, ट्रिकली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग इस प्रश्नोत्तरी के फर्स्ट वीडियो में वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको करेंगे। इसमें आपको दो तीन चीज़ें काफ़ी ध्यान से देखनी होगी और काफ़ी सीखनी होगी और लिखना भी होगा इस चीज़ को, कि टॉपिक कौन कौन से इम्पोर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और किस तरह से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है क्वेश्चंस के माध्यम से। और दूसरा, आपको ये देखना है कि जैसे कि कोई भी प्रश्न में चार विकल्प होते हैं, तो आपको चारों विकल्प को देखकर ही चलना होगा आगे, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी और आप बेहतर कर पाएंगे कल को। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग सीधे प्रश्नोत्तरी पर ही चलते हैं। और ये PYQ है, और पूरा प्रयास रहेगा कि वन लाइनर के बाद फिर क्रमानुसार वाले क्वेश्चंस हो गए, फिर जो मिलान वाला क्वेश्चन होता है वो हो गए, वो सब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन पहले वन लाइनर का हम लोग लेवल देख लेते हैं कि कहाँ से पढ़ें और कौन से टॉपिक को हम लोग तैयार करें। थोड़ा बहुत मैंने टॉपिक्स को भी यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करा है, लेकिन डिटेल में वीडियो वो बाद में आएगी। पहले हम लोग चार सीरीज में पूरा PYQ कर लेंगे भाषा विज्ञान का। तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं हम लोग प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो हम लोग के समक्ष पहला प्रश्न जो है वो ये रहा कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? तो अगर आपने मास्टर्स करा होगा और अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में भाषा विज्ञान पढ़ना होता है, लेकिन ये जो कथन है, ये जरूर हमें लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने अगर भाषा विज्ञान को पढ़ा होगा तो ये जो कथन है, ये रामविलास शर्मा जी का है। इनका ये कथन है। और इसके बाद और भी दो तीन नाम हैं यहाँ पे, जो कि सुनीति कुमार चटर्जी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन है, नामवर सिंह है। तो नामवर जी को तो थोड़ा हटा दीजिए, लेकिन जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन है, इन दोनों का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या अपना पक्ष रखा है, और सॉरी, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या रखा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो भी अपना मत भाषा के संबंध में दिया है, वर्गीकरण में दिया है, उसी की आलोचना करते हुए सुनीति कुमार चटर्जी ने अलग से अपने माध्यम से वैज्ञानिक वर्गीकरण करा है, जो कि एक काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है ये नेट 2018 में भी पूछा जा चुका है। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पर कि हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। क्वेश्चंस को आप जरा ध्यान से देखिएगा कि टॉपिक कहाँ से ला रहे हैं और किस टॉपिक से ये लोग क्वेश्चंस और किस स्तर के क्वेश्चंस बना रहे हैं। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 351। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 343 से 351 में ये
पूरा दिया गया है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन के साथ कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है। हम लोग गलतियां पता है कहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस हम लोग के डिस्प्ले पर लैपटॉप पर जो सामने प्रदर्शित होता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ने में ही जल्दीबाजी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर नहीं है दिया, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हम लोग करके अपने मार्क्स को ख़राब कर लेते हैं, उधर गलती करके आ जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इसमें ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेवाती है, मंडियाली है, मारवाड़ी है और मेवाड़ी है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मंडियाली। और मंडियाली के संबंध में थोड़ा आप समझ लीजिए कि मंडियाली आखिर कहाँ की भाषा है। ये हिमाचल प्रदेश की भाषा है और हिमाचल के कुछ जगहों पर जहाँ ये बोली जाती है, मंडी शहर या एक ज़िला है कोई, वहाँ पर इसे बोला जाता है। इसको वहाँ पर कुछ जगहों पर सुकेती के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी ये जो तीन बोलियां हैं, मेवाती, मारवाड़ी और ये मेवाड़ी, ये सब राजस्थानी बोलियां ही हैं। अब हम आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शब्द रूढ़ है लेकिन यौगिक नहीं। ये रूढ़ यौगिक से भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको आपको तैयार करना ही करना पड़ेगा, तब जाकर बेहतर कुछ हो पाएगा। तो इसमें जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा इसका पीला। ये जो है ये शब्द रूढ़ है लेकिन यौगिक नहीं है। अब हम लोग मतलब काफ़ी शॉर्ट में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि रूढ़ और यौगिक होते क्या हैं। देखिए जो रूढ़ होता है, इनका ये है कि जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ ना हो, मतलब इनके जो शब्दों का आप खंड करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि कमल हो गया, अब कमल को अलग करेंगे तो क, फिर म, फिर ल, इसका अलग अलग करने पर कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बात करें यौगिक की, तो यौगिक में दो शब्दों या उससे अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसको यौगिक कहा जाता है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे रसोई घर हो गया। अब रसोई घर दो शब्दों से बना है, रसोई, रसोई प्लस घर। अब इन दोनों का अर्थ निकलेगा, रसोई का भी अलग हो गया और घर का भी अर्थ निकलता है। जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो है ये योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं यौगिक के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं योग रूढ़ के बारे में कि योग रूढ़ क्या होता है। तो योग रूढ़ के बारे में है कि जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से मतलब किसी अन्य के योग से बनते हैं, और जो इनका जो अर्थ होता है इन शब्दों का वो सांकेतिक होता है। इनके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल में हो गया आपका पंकज हो गया, लंबोदर हो गया। ये सब जो हैं ये सब योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं और इसके जो अर्थ होते हैं वो सांकेतिक होते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग ये वीडियो देखते समय देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस साल में पूछा गया, ये भी इसलिए नीचे लिख दिया गया है कि आप हेल्प मिले कि स्तर क्या है क्वेश्चंस का। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है। देखिए फिर यहाँ पर चीज़ आ गई, नहीं है वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको करेगी। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि कौन सी भाषा है और कौन सी भाषा नहीं है। तो इसमें संस्कृत हो गया, प्राकृत हो गया, तुर्की हो गया और अंग्रेजी हो गया। तो आपका जो उत्तर होगा इसका वो हो जाएगा ये तुर्की। ये आपका आर्य भाषा में शामिल नहीं है। ये नवंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। मतलब देख लीजिए रिपीटेड क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी वही चीज़ और यहाँ पर भी वही चीज़।
ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर यहाँ पर भी आर्य भाषा और यहाँ पर भी वही चीज़ को पूछा गया है। तो सोच सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ही महत्वपूर्ण माना जाएगा, ये वाला। ये टॉपिक बहुत ही आर्य भाषा वाला महत्वपूर्ण है। तो आपको ये ध्यान देना है, जब भी पढ़ें आप भाषा विज्ञान, तो इस टॉपिक को तैयार करके ही जाएं। तो इसका जो उत्तर होगा, हमारे जो छठवें प्रश्न का उत्तर होगा, उसका होगा अरबी। अरबी जो है वो भारतीय, सॉरी, ये भाषा जो है अरबी, वो आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अरबी जो है वो आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अब हम आते हैं सातवें प्रश्न की तरफ कि प्रयत्न के आधार पर ल जो है वो किस प्रकार का ध्वनि है। ध्यान दीजिएगा, इसने पूछा है प्रयत्न के आधार पर जो ल है वह किस प्रकार का ध्वनि है, और इसका जो उत्तर होगा वो होगा पार्श्विक। और अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, प्रकंपित क्या है, संघर्षहीन क्या है और संयुक्त क्या है। आप इन तीनों विकल्प को इग्नोर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चार जो विकल्प है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस अगले एग्जाम में पूछतेगा कि संघर्षहीन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, प्राकंपित क्या होता है। तो इसलिए इस चारों विकल्प को आप लोग देखते हुए ही और पढ़ते हुए ही आगे बढ़े, जब भी आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करें या कहीं से भी पीवाईक्यू देखें या पढ़ें। तो अब हम आते हैं आठवें क्वेश्चंस की ओर। इसका पहले लेवल देख लीजिए कि ये किस, इसका स्तर क्या है और ये पूछा कब गया है, और यहीं पर आपको एलिमिनेट करना है। यही चीज़ें आपको देखनी है कि 2014 का जो स्तर था पेपर का, क्वेश्चंस का, वो कैसा था और 2020 में ये कितना चेंज हुआ है। अगर आपने इस चीज़ का मूल्यांकन करना सीख लिया खुद के अंदर, तो फिर काफ़ी बेहतर हो जाएगा और काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। तो इसका तो मुझे लगता है आप सभी को आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन ए, हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। तारीख जो है वो निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। इसमें आपके चार विकल्प हैं, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की और हिंदी। तो इसमें आपको देखना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग ज़रूर इसका आंसर जानते होंगे कि जो इसका उत्तर होगा वो होगा आपका अरबी। अब हम लोग अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली को मतलब कैसे पहचाने, तो इसके लिए आप सबके लिए एक अलग से वीडियो हम लाएंगे, जिससे आप लोग काफ़ी आसानी से इस चीज़ को देख पाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अरबी में बहुत से शब्द हैं जिसको याद रख पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इसका ट्रिक है जो आपको एक 5 या 6 मिनट की वीडियो में 4-5 भाषाओं का इंक्लूड करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और बाकी अरबी में जो और शब्द हैं, एक दो शब्द का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जिसमें किताब है, खबर है, तमाशा है, तादाद है। ये सब जितने भी शब्द हैं, ये सब जो हैं ये अरबी है। अरबी में जो तमाशा हो गया, तमाशा, किताब, ये सब अरबी हैं। और हम लोग कंफ्यूज होते हैं अरबी और फ़ारसी में। जो एग्ज़ाम में पूछता है उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरबी क्या है और फ़ारसी क्या है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये प्रश्नोत्तरी जो 4 भाग में चलने वाली है, इसको, इसके संपूर्ण होने के पश्चात जो भाषा विज्ञान के मेन टॉपिक हैं, उनके लिए 5-5 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए आएंगे, जिससे कि कहीं पर भी समस्याएं ना हो और ज़्यादा अलग अलग किताबों में भटकना ना पड़े कि इनका किताब पढ़ लो तो इनका किताब पढ़ लो। बस कोई भी आप एक मूल किताब पढ़ के उसके बाद आप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चंस की कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है।
उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप का है। तो इसमें जो ये है CON यह नहीं है, बाकी इसका उत्तर यही होगा। बाकी केल्टिक, इटैलिक, जर्मनिक ये जो तीनों हैं ये भारोपीय परिवार की ही भाषा है। ये सब भारोपीय परिवार की ही भाषा है ये। अब भारोपीय परिवार के बारे में थोड़ा सा बस हम लोग शॉर्ट में ही समझ लेते हैं कि भारोपीय परिवार की भाषा में थोड़ा सा क्या आप जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। तो जो भारोपीय परिवार की भाषा है इसमें 10 शाखाएं हैं। शाखाएं हैं 10 शाखाएं। उसके बाद इनको दो वर्गों में विभाजित करा गया है, जिसमें से पहले को हम लोग बोलते हैं सप्तम वर्ग। सप्तम वर्ग। और दूसरे को केंतुम बोलते हैं, केतुम। सप्तम में आपके 4 शाखाएं आ जाती हैं और केतुम में 6 आ जाती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। और भारोपीय परिवार को, ये क्वेश्चन से एक बार शायद लेक्चर एग्जाम में पूछा गया था कि भारोपीय परिवार को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसको, भारत हित्ती। भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वाला, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर कि वाह या प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद हैं। हालांकि ये अब कम संभावनाएं होती हैं इनके आने की, लेकिन फिर भी आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार अपने तरीके से और ज़रूर पढ़ के ही एग्ज़ाम में जाएं। तो इसके सामने कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार पढ़ के जाना ज़रूरी है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा 2। वाह या प्रयत्न के अनुसार, ये देखिए यहीं पे समझना है आपको। वाह या प्रयत्न के अनुसार, तो आपको सबसे पहले एग्जाम में जाना है तो प्रश्न को पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। हम लोग जल्दीबाजी करते हैं सिर्फ प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ के, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ के ही चलना है। यह नेट जुलाई 2018 में पूछा गया है। अब हम लोग बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौर से यानी अपभ्रंश से हुआ है। गुजराती, मराठी, पंजाबी और सिंधी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका गुजराती, ये वाला। बाकी आप लोग पंजाबी, मराठी और सिंधी इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ के ही जाएं, क्योंकि ये जो चारों हैं विकल्प काफ़ी इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी है ये वाला। शौर से नहीं अपभ्रंश, शौर से नहीं हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछता ही पूछता है क्वेश्चन इस यहाँ से। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी बोली के अंतर्गत नहीं आती। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बिहारी बोली के अंतर्गत बोलियां कितनी आती हैं। तो इसमें इसका जो उत्तर होगा नहीं आती, ध्यान दीजिएगा ये वाला। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा छत्तीसगढ़ी। ये जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और ये और ये यानी मैथिली, भोजपुरी और मगही ये सब बिहारी के अंतर्गत आती हैं। ये सब बिहारी के अंतर्गत आती हैं। तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया। फिर देखिए 2020 का। और बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग प्रश्न का स्तर समझिए, उसका लेवल समझिए कि कितना बदलाव हुआ है। बस ये समझ लेंगे तो कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी है, यानी अरबी फारसी, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठते हैं। इससे और अरबी से काफ़ी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो आपको अरबी और फारसी में अंतर समझना आना चाहिए कि आखिर अरबी को हम कैसे पहचानें और हम फारसी को कैसे पहचानें। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो ज़रूर लाएंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के समक्ष वो बेहतर से बेहतर प्रस्तुत कर पाएँ, जिससे कि ये समस्या ना उत्पन्न हो बार बार। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ये दाग, ये आपका उत्तर होगा। और फारसी में अगर हम अन्य शब्दों की बात कर लें तो
गुलाब हो गया, चिराग हो गया, ये सब फारसी के शब्द हैं। ये नवंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। मतलब अरबी और फारसी का प्रचलन बार बार आ रहा है यहाँ पर पूछने का क्वेश्चंस का, तो इसको आप लोग तैयार करके ही जाएं। और आखिरी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो का, नेट जून 2019 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में है। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इस चीज़ को। और ये जो पूछा है 8वीं अनुसूची, तो सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में आखिर कुल भाषाएं कितनी है, शामिल कितने किया गया है, तो इसको हम जरूर बताएंगे। पहले आप लोग देख लीजिए कि इसका उत्तर जो होगा वो होगा नेपाली। और बाकी इसमें कितनी भाषाएं हैं, तो वो हैं पूरी 22 भारतीय भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और ये पहला प्रयास है आप लोगों के समक्ष भाषा विज्ञान के माध्यम से, ये फर्स्ट वीडियो है। और आगे भी अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहेगा तो हम बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करते रहेंगे। और जो भी मेरा अनुभव है वो आप लोगों के समक्ष जरूर प्रस्तुत करेंगे। बहुत सी गलतियां हुई होंगी इस वीडियो में, तो छोटा भाई समझ के, दोस्त समझ के ज़रूर माफ़ करिएगा। और पूरा प्रयास रहेगा कि हम इस त्रुटि को आगे सुधारेंगे और काफ़ी बेहतर और कम में, ज़्यादा में नहीं, काफ़ी कम में आप लोगों के समक्ष अधिक से अधिक कंटेंट रखेंगे, जिससे आप लोग बेहतर कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को। कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन से निर्देश है जो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि जो सीरीज है इसमें हम लोग उसी प्रश्न को शामिल करेंगे जो पूर्व के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला 4 भागों में हम लोग इस वीडियो को कवर करेंगे, PYQ को, जो भाषा विज्ञान से संबंधित होगा। इससे आपका पूरा भाषा विज्ञान का यूनिट कवर हो जाएगा कि आखिर स्तर क्या है इसका। पहला वन लाइनर होगा, फिर क्रमानुसार होगा, मिलान वाला होगा, और कुछ कथन वाले प्रश्न होंगे। इन सब प्रश्नों को करने के बाद आपको आपका आकलन जो है वो पता कर सकते हैं कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं इस एग्जाम में, कितना आप लोगों को समझ है इस एग्जाम की, और कितना आप लोग की तैयारी बेहतर है। पहला प्रयास आप लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। और मैं भी कोई शिक्षक या कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर नहीं, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ। आप लोगों के साथ साथ मैं भी सीखता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग इतना प्यार और समर्थन देंगे मुझे, इस उम्मीद के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, बेहतर करिए, और हाँ, कम पढ़िए लेकिन बेहतर पढ़िए। धन्यवाद।